Hello everyone. Today we are going to study economics current affairs of 2023 and this will be the part 4 of the series for economic current affairs. Let's see हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या टॉपिक है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं. We will study about the contribution of MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन जी के बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए यूपीएससी मेंस में क्या होता है ना, मेंस में बहुत बार आपको यही पर्सनालिटी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है कि राइट समथिंग अबाउट दिस पर्सनालिटी, राइट समथिंग अबाउट दैट पर्सनालिटी. सो अगर कोई फेमस पर्सनालिटी आपके करंट अफेयर्स में आ रही है, यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट एंड कीप इट विथ यू. अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लेते हो तो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सुविधा होगी. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फिर नेशनल टर्बरिक बोर्ड है एक, वो बना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-2023 एंड प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन फ्रेमवर्क PCA के बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो ये है आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन. So MS स्वामीनाथन recognized as the father of India's green revolution. ठीक है, इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसका कंट्रीब्यूटर बोला जाता है हमारे MS स्वामीनाथन जी को. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था आपको तो पता ही होगा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज वेरी फेमस. सो ही डाइड एट द एज ऑफ 98. He was born in 1927 in Tamil Nadu. He was born in 1925 in Tamil Nadu. He was deeply influenced by Mahatma Gandhi principles and India's struggle for independence. So he was deeply influenced by whom? Mahatma Gandhi's principles, and he helped Mahatma Gandhi in his struggle days. He initially aimed to pursue a medical career but shifted his focus to agriculture due to Bengal famine in 1942-43. So Bengal में एक बहुत ही बड़ा famine आया था 1942 के टाइम में. ठीक है, ये फमाइन जो बंगाल में आया था ये आपकी हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, आपने टाइमलाइन में पढ़ा है कि इस टाइम दिल्ली दरबार भी किया गया था और इस फमाइन में जो बंगाल की कंडीशन हुई थी, बंगाल वाज वेरी रिच स्टेट एट दैट टाइम. ओके, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स बंगाल वाज richest, one of the richest state of India at that time. But due to this famine and there was a lot of tragic events happening at the same time, बंगाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी. इनके करियर के बारे में अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन के बारे में, engaging in agricultural studies of India, he focused on genetics and breeding. So इन्होंने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ब्रीडिंग, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने पढ़ाई की हमारी. ठीक है, एंड जिसके कारण हमारे यहाँ के फार्मर्स को काफी हेल्प मिली है. He served as the Director General of Indian Council ऑफ रिसर्च. सो ICAR के ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं. सो अगर प्रीलिम्स में भी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे जो MS स्वामीनाथन जी हैं वो ICAR के डायरेक्टर थे या नहीं थे, या थे, वो एक सेंटेंस में आएगा और आपको ये बताना होगा कि वो सेंटेंस सही है या नहीं है. तो हाँ, ये हमारे डायरेक्टर थे. He also served as an independent chairman of Food and Agriculture Organization Council. So he was also the chairman of Food and Agriculture Organization Council in India. So इनके ये prominent roles हैं. Contribution role in Green Revolution. Obviously अगर इनको father of Green Revolution बोला जाता है तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने ही जो हमारी हाई यील्ड wheat और राइस वैरायटी जो है उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा उस तरह के स्टडीज में इन्वॉल्व थे. ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की स्टडी में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे. तो इन्होंने हमारे इंडिया में ये लेके आए हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस. स्वामीनाथन drought making work with Norman Bourne is developing high yield wheat and rice varieties, notably the semi-dwarf wheat varieties revolutionized agriculture in India during the 1960s and 70s. The transformation significantly increased crop yields, making India self-sufficient in food production and averting the looming threat of famine. Farmer welfare. So Swaminathan advocated for the welfare of farmers, emphasizing fair price of agriculture produce and sustainable farming practices.
सो वो फार्मर वेलफेयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। वो चाहते थे कि जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, जैसे गांधी जी चाहते हैं, ठीक है, गांधी जी का भी यही कहना था, जो हमारे इंडियन के फार्मर्स हैं वो हमारे बैकबोन्स हैं, उन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए इन व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। ओके, और वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है इंडिया का वो हमारे विलेजेस में लाई करता है। तो उस तरह के ही कुछ सोच में एम एस स्वामीनाथन जी भी बिलीव करते थे, और उनका कहना था कि फार्मर्स के वेलफेयर से ही हमारा वेलफेयर हो सकता है, इंडिया का वेलफेयर हो सकता है। द चेयर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर स्वामीनाथन रिपोर्ट पोस्ट कॉज फॉर फार्मर डिस्ट्रेस। सो वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली जो डिस्ट्रेस हो रही है फार्मर्स को वो क्यों हो रही है। तो वो चेयरमैन भी थे आपके फार्मर्स कमीशन रिपोर्ट के, और वन ऑफ द की प्रपोजल सजेशन वाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उनका कहना था आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो फार्मर्स को। अभी आप देख रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअली में क्या है? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है ना, दैट विल बी द लीस्ट प्राइस। मान लीजिए एक वीट है हमारी कमोडिटी, वो फार्मर्स को सेल करनी है मार्केट में, तो 1 kg ऑफ वीट की क्या मिनिमम प्राइस रहने वाली है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इससे नीचे आप 1 kg ऑफ वीट की जो बैग है उसको आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये बहुत डायरेक्टली नहीं हो जाता कि हाँ चलो 12 रुपये हमने डिसाइड कर लिया, 10 रुपये हमने डिसाइड कर लिया 1 kg के लिए। तो दैट इज नॉट द केस। You have a proper setting for proper method for calculating minimum support price. Okay. Protection of plant varieties and farmers' rights 2001. He played a pivotal role in developing the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act. So इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। So देखिए, जब आप इनके बारे में पॉइंटर्स लिखने वाले हो ना, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स हाईलाइट करके लिखना है कि वो ये सारी चीज़ों में पार्ट लिए थे। तो मान लीजिए आप मेंस के आंसर्स लिख रहे हो, तो अब जब आप ये मेंस में देखिए आपको 7-8 मिनट मिलते हैं पूरे आंसर्स लिखने को। सो अगर आप सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये अगर अब आप लिख देते हो, सो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस आंसर्स। अदर कंट्रीब्यूशन क्या किया है इन्होंने? ट्रेडिशनल कल्टिवेशन ऑफ पैडी बिलो सी लेवल एज अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। So he will be remembered forever for his role in global recognition of Gulf of Mannar marine biosphere. So Gulf of Mannar में जो marine biosphere है, and Kerala's Kuttanad known for traditional cultivation of paddy below sea level as a globally important agricultural heritage site. So इस तरह से जो राइस है, बिनो पैडी इज योर राइस, सो बिलो वाटर राइस जो उग रहा है उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है, और ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। एंड ही वाज ऑलवेज अ प्रो वुमेन एंड प्रो नेचर अप्रोच। उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ भी जो अटैचमेंट था उसमें इनका यही कहना था कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेचर की सस्टेनेबिलिटी, पुअर को इन्हांसमेंट, ये सब उनकी एक सेइंग थी, और ये सब में वो बिलीव करते थे। प्रो पुअर, प्रो वुमेन एंड प्रो नेचर अप्रोच उनका रहना चाहिए, लोगों का रहना चाहिए फॉर ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज। हमारे यहाँ जो ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज हैं उन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि हमें उनके लैंड से रिहेबिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू बी प्रो पुअर, प्रो वुमेन एंड प्रो नेचर अप्रोच फॉर ट्राइबल एंड रूरल communities. He was also been conferred with the Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan Award. Various international honors including the Ramon Magsaysay Award and the Albert Einstein World Science Award, ये सारा कुछ इनको मिला हुआ है। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये इनको मिला हुआ है 1971 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको 1986 में मिला हुआ है। सो ये जो हमारे एमएस स्वामीनाथन जी हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान है, और इन्हें हमें देखा है कि वर्ल्ड फूड फर्स्ट लॉरिएट मिला है 1987 में भी। तो ये सारी चीज़ें उनको अवार्ड उनको दी गई है क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
ICAR is a very important body, student. So let's discuss about it. ICAR is a distinguished autonomous organization operating under the Department of Agriculture Research for Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. So it is operating under Department of Agriculture Research and Education. So मिनिस्ट्री इनकी है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री, और डिपार्टमेंट कौन सी है? एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. Overview of Indian Council and Agricultural Research. The Indian Council of Agricultural Research started in 1929. So कभी कभार आपको मैथ्स द फॉलोइंग में ये भी आ सकता है, या 4 स्टेटमेंट्स अगर आपको प्रीलिम्स में आते हैं तो आपको ये भी पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट में कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली समवेयर इन 2005. नो, इट वाज जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये बॉडी हमारी प्री इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, ICAR हमारी इंडिपेंडेंस से पहले बनी है, 1929 में ही ये बॉडी बन चुकी है. सो आपको ये याद ध्यान में रखना होगा कि ICAR इज अ प्री इंडिपेंडेंट बॉडी. इट्स नॉट मेड रिसेंटली बाय एनी अमेंडमेंट. So actually we will see right now the role of ICAR towards agriculture. The Indian Council of Agricultural Research plays a crucial role in advancing agriculture in India. Through its research, education and extension activities, ICAR contributes to the development and growth of agricultural sector. So overall agricultural sector की आपको अगर development चाहिए तो आपको ICAR की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि research, education, extension activities related to agriculture happens very extensively. ICAR में होता है ये. ICAR does research to make farming better. So ये उनका actually prime motto है कि हमें R&D करनी होगी जिसके हेल्प से हम अपनी फार्मिंग फैसिलिटीज को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं. ठीक है, ICAR says new farming technology with farmers through science centers and universities. सो साइंस सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज के साथ ये लोग अपने कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे स्टडीज करते हैं ताकि ये फार्मर्स को आगे भी जाके हेल्प कर सके. मैंडेट ऑफ ICAR. ICAR हैज द फॉलोइंग की मैंडेट्स: कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोवाइडिंग लीडरशिप इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कंडक्टिंग फंडामेंटल एंड एस्पायर्ड रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, developing, implementing agriculture policies and program, strengthening linkages between research, extension and education in agriculture. So इस तरह का इनका कहना है कि वो एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च में कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हेल्प करने वाले हैं, एंड देयर शुड बी अ strengthening linkages between research, extension and education in agriculture. Initiatives of ICAR. नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं. फिर उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं. इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड साइंस फंड. तो ये सारी कंट्रीब्यूशन उनके अंदर आती है. प्रोजेक्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन एग्रीकल्चर, हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स इन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड साइंस फंड फॉर एग्रीकल्चर. These are those national projects done by your ICAR. So milestones कुछ अचीव किया है इन्होंने, वो हम देखेंगे. Establishment of first agriculture university in India, उत्तर प्रदेश. So इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी एग्रीकल्चर की जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश में बनी थी 1906 में. सेटिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन दिल्ली 1905. फिर इंट्रोडक्शन इनोवेशन. सो ये पहले की बात है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे हम देखते हैं फ्यूचर टारगेट्स ऑफ ICAR. सम ऑफ द की टारगेट्स जो वो रखने वाले हैं उनका है एनहांसिंग फार्मर्स प्रोडक्टिविटी थ्रू अडॉप्टेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली जब आप फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो ही क्या होगे ना कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली लिंकेज हैज अ लिंकेज विद प्रॉफिटेबिलिटी. उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ेगी. ठीक है, इस तरह से आप देखोगे कि कैसे हमारे फार्मर्स की जो कंडीशन है इंडिया में वो बेटर हो सकती है. प्रमोटिंग सस्टेनेबल
एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए अभी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सस्टेनेबल फार्मिंग को, सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट को। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम करना चाहते हैं। स्ट्रेंथनिंग रेजिलेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत, आप देखोगे कि मॉनसून पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमने देखा है और कभी कभार आपका अल नीनो ला नीना इफेक्ट भी आ जाता है, जिसके कारण हमारी और भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है हमारे मॉनसून पैटर्न में। इसके कारण ये इंडियन एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब है कि आप फुल प्रूफ हो जाओगे, इवन व्हेन द क्लाइमेट इज नॉट दैट गुड, you will be having good agricultural practices and good productivity. Improving the income and livelihood of farmers through value addition and market linkages. मार्केट लिंक करना भी बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, क्योंकि मान लीजिए फार्मर्स ने अपनी उपज उगा ली बट फिर वो कहाँ जाके उसको सेल करेंगे, तो ये एक लिंकेज जो बिटवीन है फार्मर्स एंड द मार्केट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डन बाय ICAR. तो कंक्लूजन में हम देखते हैं ICAR plays a crucial role in supporting India's farmers through various incentives. It conducts research to enhance farming practices, generating innovative ideas to improve agricultural productivity. Additionally, ICAR provides education and training to farmers, guiding them on adopting the correct and efficient farming methods. The organization also formulates regulation aimed at enhancing the overall farming process, collaborating with other nations. So हमारा जो ICAR बॉडी है ये बहुत अच्छे से अपना क्रूशियल रोल जो है फार्मर्स की ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब पे ध्यान दे रहा है. So ICAR can be a very important topic when it comes to your mains perspective and also for your prelims perspective. नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है, क्या कहता है ये? The Indian government has formally instituted the National Turmeric Board, addressing a long-standing request from turmeric farmers nationwide. So turmeric जो farmers हैं, turmeric हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा उगती है. In fact, India is very famous for Indian turmeric. Okay, so हमारा वो farmers का कहना था आप एक turmeric board बनाओ. So ये एक turmeric board Indian government बना के लेके आई है. इसके बारे में क्या है? The newly established National Turmeric Board ऑपरेटिंग अंडर द नेशनल कॉमर्स मिनिस्ट्री. तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आपकी वर्क कर रही है. द प्राइमरी टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. सो सबसे ज्यादा टर्मरिक कहाँ होता है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. सो सदर्न स्टेट्स में आप मेनली सदर्न स्टेट्स में आपकी टर्मरिक होती है. तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु में आपकी टर्मरिक होती है, कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू 62% ऑफ द वर्ल्ड्स टर्मरिक ट्रेड. ऐसा नहीं है, देखिए नॉर्दर्न साइड्स में भी हम देखते हैं, बिहार में स्पेशली टर्मरिक होती है, बहुत ज़्यादा टर्मरिक होती है, बट द 62% ऑफ द वर्ल्ड्स टर्मरिक ट्रेड, ठीक है, वो कहाँ से हो रहा है? वर्ल्ड को जो 62% ऑफ द टर्मरिक ट्रेड मिल रहा है वो मिल रहा है आपके महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कर्नाटका से एंड तमिलनाडु से. सो आप देख रहे हो ये 4 स्टेट हमारे 62% ऑफ द वर्ल्ड्स टर्मरिक ट्रेड के लिए जाने जाते हैं. टर्मरिक डिराइव्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ कुरकुमा लॉन्गा प्लांट. ये पूछा जा सकता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट समटाइम्स टू कंफ्यूज इन यू इन प्रीलिम्स कैन बी आस्क्ड. टर्मरिक देखिए एज अ प्लांट के बारे में आपको टर्मरिक के बारे में पूछा जा सकता है. देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है ना, कभी कॉटन के बारे में पूछेंगे, कभी शुगर केन के बारे में पूछेंगे, कभी हनी बी के बारे में पूछते हैं, कभी चिंपैंजी के बारे में पूछते हैं. तो ये सब जो प्लांट्स और स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना जो हमारे न्यूज में आते रहते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा थोरो होना पड़ेगा, हमारा नॉलेज थोड़ा एक्यूरेट रखना पड़ेगा हमें. इसीलिए हम टर्मरिक भी हमारे लिए उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट्स अ गोल्डन ऑरेंज कलर ड्यू टू इट्स वार्म एंड बिटर टेस्ट. is relative to ginger and has been integral part of culinary tradition for centuries. Turmeric is commonly used for flavor or color various food items. Notably, it contains curcumin, a chemical known for its potential anti-inflammatory properties. Curcumin is also responsible for imparting the characteristic yellow color to turmeric. So, जो yellow color turmeric को आ रहा है वो curcumin के कारण आ रहा है. और कर्क्यूमिन एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो आपको जिंजर में भी मिलती है और आपको यहाँ पर हल्दी में भी मिलती है, जिसकी टर्मरिक नाम है इंग्लिश में. सो हल्दी में भी ये मिलती है और
ये हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। बहुत लोगों की बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, तो ये उस तरह के इन्फ्लेमेशन हटाते हैं आपके बॉडी से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-2023। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स के बारे में हम देखेंगे। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द एनुअल रिपोर्ट for 2022-2023 based on periodic labor force survey. So annual report आ गया है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट है आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स के ऊपर। So what is periodic labor force survey? The survey conducted by National Statistics Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation was be to measure the employment and underemployment situation in India. तो कितने लोग जो भी लेबर फोर्स है इंडिया के अंदर, उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्या स्थिति है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट की, ये आपकी जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है ये कैलकुलेट करते हैं। और ये जो रिपोर्ट लेके आते हैं, रिपोर्ट का नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट कंसर्न है आपकी मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनओसो वाज लॉन्च्ड इन 2017, उससे पहले सीएसओ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक्चुअली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम लोग क्यों करते हैं इंडिया में? टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स लाइक वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पूरे पॉपुलेशन में वर्कर की पॉपुलेशन क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, उनकी एज ड्यूरेशन क्या है। सो ये सब हमें पता चलता है, ठीक है। In the short time interval, 3 months of the urban area only in current weekly status. To estimate employment and unemployment indicator in both usual status. What are government's initiative related to employment? अब employment एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया अभी आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और हमारी पॉपुलेशन भी है, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज ऑन द यंगर साइड, ठीक है। हमारे यहाँ मेजरली 25 से लेकर 58 की जनता है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में। सो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आई है एम्प्लॉयमेंट के लिए। गवर्नमेंट लेके आई है स्माइल स्कीम, गवर्नमेंट लेके आई है आपकी पीएम दक्ष, फिर मनरेगा स्कीम है, पीएम कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, रोजगार मेला। ये सारा कुछ जब आप मेंस के आंसर लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो। प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। पीएम दक्ष जैसे हो गया प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। सो ये आपके स्कीम जो आपके नाम से पता नहीं चलते। फिर स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एंटरप्राइजेस। सो स्माइल का भी आपके एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेशन है, दक्ष का भी आपके एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेशन है। फिर मनरेगा तो आप सबको पता होगा, इट्स वेरी ओल्ड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप स्कीम एंड रोजगार मेला। सो इंडिया में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इकोनॉमिक्स का बेसिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आप अपने एनसीईआरटीज में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम अभी रिवाइज कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल। सो आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन नीडेड, ठीक है। जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। मान लीजिए आपका एक कट्टे की लैंड है, उसमें काम करने के लिए आपको चाहिए 5 लोग, ठीक है, बट हैं आपके पास 10 लोग। सो दिस इज जनरली योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो जनरली एग्रीकल्चर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे हो गया जब लोग खुद के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पापड़ के, अचार के, इस तरह से और भी चीजें जो शुरू होती हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs during specific season of the year, often affecting agricultural laborers who do not work year round. So seasonal employment में आप कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में भी आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। मान लो गर्मी है तो आप नींबू सोडा बेच रहे हो, ठीक है,
तो सर्दियों में नींबू सोडा जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं, या आइसक्रीम जनरली ठंडे में लोग नहीं प्रेफर करते हैं, बट आइसक्रीम्स आपके विंटर समर्स में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन हो जाती है, आप एक सीजन में एम्प्लॉयड होते हैं, दूसरे सीजन में एम्प्लॉयड उतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसे कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अराइजेस फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन अवेलेबल जॉब्स एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स। Cyclical unemployment linked to economic cycles with unemployment rising from recessions and decline in period of growth. Cyclical unemployment क्यों होता है? जब रिसेशन होता है इंडिया में। रिसेशन कब होता है? देखिए क्या होता है ना, रिसेशन के पीरियड में ना जॉब लॉसेस होते हैं बहुत ज्यादा कंट्री में, तो इस पीरियड में आपका आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अगर आप एआई वाला डेवलपमेंट टूल्स यूज करके जॉब देना शुरू कर दो सारे लोगों को, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को एआई टेक्नोलॉजी नहीं आती अभी। जब एआई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उस केस में आपका हो जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट involves a time lag when individuals search for or switch between jobs, often voluntary or not due to job shortage. So time lag when individuals search for one or switch between jobs. तो मान लीजिए मेरे पास एक जॉब है और मैं स्विच कर रही हूँ अपने जॉब को, ठीक है। तो मैं जब स्विच करने जा रही हूँ तो मैंने एक जॉब को छोड़ा, उसमें कुछ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहने वाली हूँ, दैट इज फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। Vulnerable informal contractless worker, so ये आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए विदाउट लीगल प्रोटेक्शन, इनके साथ में हो जाता है आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयबिलिटी। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में अब हम देखते हैं क्या है ये। RBI has decided to extend the application of prompt corrective action framework to government non-banking financial companies, including those in the base layer, effective from October 2024. So आपके जो भी prompt action correction measures हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए आरबीआई लेके आई है कि ये पर्टिकुलर आपको फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड हो। और ये कौन लेके आया है स्टूडेंट्स? आरबीआई लेके आई है। सो प्रॉम्प्ट एक्शन करेक्टिव एक्शंस है क्या? सो ये 2002 में हमने देखा है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। एक्सटेंडेड टू मोस्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट एनबीएफसी। जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज हैं उनको नहीं किया गया है इसके अंडर प्रॉम्प्टिव करेक्शन एक्शन के अंदर, बट जो नॉन गवर्नमेंटल एनबीएफसीज हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स, उनको इसके अंदर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के अंदर लाया गया है। करंट अवेलेबिलिटी applies to all scheduled commercial banks including RRBs, रीजनल रूरल बैंक को अलाउड नहीं है, मतलब उनके ऊपर नहीं लगाया गया है। फिर पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, वो बहुत छोटे बैंक्स हो जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए जनरली वो काम आते हैं, उसको इसके अंदर परव्यू में नहीं डाला गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि all scheduled commercial banks excluding RRBs are not included here, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के अंदर नहीं लाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल्स टाइमली सुपरवाइजरी इंटरवेंशंस, रेमेडियल मेजर्स, मैंडेट entities to implement corrective measures, aims to restore financial health of entities under its purview। तो अल्टीमेटली आरबीआई का कहना क्या है ना कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर या नॉन बैंकिंग सेक्टर है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब लोग आपके पास आके अपने पैसे भरोसे से सबमिट करते हैं, जब आपके यहाँ वो शेयर्स लेते हैं, ये सब काम करते हैं, तो उस केस में लोगों का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान जो है उसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो रिस्क कैटेगरी 1, 2 and 3, देयर आर 3 रिस्क कैटेगरीज 1, 2 and 3। द हायर द नंबर द हायर द रिस्क बेस्ड ऑन देयर कैपिटल, लोन असेस क्वालिटी एंड अदर फैक्टर्स। तो ये तीनों फैक्टर्स को लेके वो लोग रिस्क कैटेगरी डेवलप करते हैं कि कितना रिस्क है आपके ये एनबीएफसी में। तो करेक्टिव एक्शंस क्या है? डिपेंडिंग ऑन द रिस्क थ्रेशोल्ड, बैंक रिसीविंग स्ट्रिक्ट वार्निंग्स, डीपर ऑडिट्स एंड सुपरविजन्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टेड सैलरीज एंड डिविडेंड, ब्रांच एक्सपेंशन, रिक्वायरिंग प्रोमोटर स्टेक होल्डर्स, मर्जर्स एंड शटडाउन्स, ये सब देखा जाता है करेक्टिव मेजर्स की तरफ, ठीक है। अब वाइट लिस्टिंग क्या होता है?
Bank listed under prompt corrective action framework has the opportunity to exist from it by undertaking measures such as improving their non-performing asset, bolstering capital adequacy and enhancing profitability. So अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बेटर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ज्यादा बेटर होने लगती है, तो उनकी वाइट लिस्टिंग भी हो जाएगी. पहले मान लीजिए उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तो उनको अभी वाइट लिस्टिंग कर दिया जाएगा. इस तरह से हमने देखा कि प्रॉम्प्ट एक्शन जो प्लान है, करेक्टिव एक्शन प्लान जो आरबीआई लेके आई है, वो एनबीएफसी बैंक्स के ऊपर है. स्पेशली they have excluded government sector banks, they have included all the non-banking financial sectors of private sector. So आज के लिए हमारे करंट अफेयर्स में इतनी ही टॉपिक्स हैं. रेस्ट हम और देखने वाले हैं करंट अफेयर्स. टिल देन स्टडी वेल एंड